हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, एनाइन लिखा है मैंने, कार्बो एनाइन। और इनकी जो एसिडिटी होगी और इनका एस कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़रूरी है और क्लास 11th में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए है, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है रिलेटेड टू केमिस्ट्री 12th, राइट, या फिर हायर एजुकेशन के जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सबसे बेसिक है। तो ये जीओसी का ही पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पार्ट है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे हम कि कोई कार्बो एनाइन है, कोई कार्बो कैटाइन है, एनाइन है, एसिडिटी उसकी क्या होगी और उसका एस कैरेक्टर क्या होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लूँगा आपका कार्बोकेटाइन का। ठीक है, कार्बोकेटाइन देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CH3। सी कार्बन होता है, वो डिग्री उसमें हम दिखाते हैं कि जो कार्बन है उसकी डिग्री क्या है। अगर आपका एक कार्बन जिसकी हम डिग्री चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो जैसे सपोज है जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी डिग्री में चेक करने वाला हूँ, तो हम देखेंगे कि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 3 कार्बन है। तो ये जो आपका कार्बन है कौन सी डिग्री का है, 3rd डिग्री का है। ठीक है ना। अब दूसरा एक और लिखता हूँ CH3 H और H। ये H की जगह कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं केवल इस कार्बन की डिग्री देख रहा हूँ। तो देखिए ये कार्बन फर्दर डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, फिर एक और लिखते हैं CH3 H एंड H। इस कार्बन की डिग्री देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये आपको आता ही है पहले से, ठीक है, लेकिन बस समझा दे रहा हूँ मैं जिसको नहीं आता है। और इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 0 डिग्री है आपका ये, क्योंकि इस कार्बन से कोई फर्दर आपका डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कार्बन को देख के उसकी डिग्री हम बता सकते हैं। ठीक, अगर हम देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में से आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपली इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एक के पास जाने चाहिए। ठीक है, 2 तरीके से टूट सकता है, एक तो होमोलिटिक ऐसे टूट सकता है, लेकिन एक हेट्रोलिटिक होता है बच्चों, दोनों आपके जो है एक ही एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट वगैरह वगैरह या केमिकल रिएक्शन में ये ब्रेकिंग अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम सपोज इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा प्रोसेस करें कि यहाँ पर या तो Cl कर दें, ठीक है, यहाँ पर हम Cl भी कर सकते हैं, ग्रुप भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन 1 नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ऑलरेडी था जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया था, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास गया, तो इस पर -1 चार्ज आएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आती बात। और एट दैट टाइम कार्बन विल बी पॉजिटिवली चार्ज। उस टाइम आपका कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन पे जब कैटाइन होता है दैट इज नोन एज कार्बोकैटाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन। कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन पे है तो कार्बोकैटाइन। ठीक है, ये कार्बोकैटाइन है। चलिए यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, सपोज ये सारे ग्रुप हैं, चलिए एक ही कर सकते हैं आप, एक ही बात है, ये भी पॉजिटिव बना देते हैं। इस यहाँ से भी एक H हटा के इसको भी पॉजिटिव बना देते हैं बच्चों। यहाँ पर से भी एक ग्रुप हटा के या फिर H भी आप उसको बोल सकते हैं, उसको भी हटा के पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं केवल और केवल अब जो है कार्बोकैटाइन बना दिए मैंने सब में। ये भी कार्बोकैटाइन है, ये भी कार्बोकैटाइन है, ये भी कार्बोकैटाइन है और ये भी कार्बोकैटाइन है। अब क्योंकि कार्बन जो सेंटर वाला लिया था मैंने डिग्री उसकी 3 थी, अभी भी 3 ही है डिग्री। देखिए 1 2 3, इसका देखिए 2 डिग्री है और इसका 1 डिग्री है, इसका अभी भी 0 डिग्री है। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। अब हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है इनकी। क्या देखनी है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि जब भी कोई, आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कोई भी हमारे पास अगर पॉजिटिव स्पीसीज है दैट मीन्स दैट विल बी अनस्टेबल। वो फिक्स है कि वो स्पीसीज अगर इंडिविजुअली एक ही है, जैसे कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो वहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगा
कि दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर खाली पॉजिटिव ही पॉजिटिव है या नेगेटिव ही नेगेटिव है खाली, है ना, कहीं रिएक्शन में बनते हैं बच्चों, ये एज ए इंटरमीडिएट आपका रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में ये क्या होते हैं, थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, बस कम टाइम के लिए होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं बच्चों। ये इंटरमीडिएट का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन में एक ऐसी स्पीसीज जो बहुत कम टाइम के लिए बनती है, और उस टाइम जो बनती है वो स्पीसीज वो अनस्टेबल होती है, तो उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बहुत अच्छा इंटरमीडिएट होता है बहुत जगह बच्चों। तो देखिए ये अगर हम अब इनमें देखें कि ये अलग टाइप का कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन तो सब हैं, लेकिन इनमें कार्बन से जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने फर्दर कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और 0 डिग्री कार्बन बोल दिया है हमने, ठीक है। अब हम बेसिकली बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है बच्चों, वहाँ पर ये पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका ये होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो होता है वो 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री होता है, देन 1 डिग्री होता है, देन 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। ये जो है स्टेबिलिटी होती है इनकी, क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबल जो है ये क्यों है, स्टेबिलिटी इसकी क्यों है, कंपेयर करके। हाँ बच्चों, इवन दीज ऑल आर अनस्टेबल इन नेचर, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो उसमें से आपका कौन सा केस आएगा बच्चों, फर्स्ट वाला केस, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। अभी 4 केस ले रहा हूँ, बाद में और केस लेंगे हम, ठीक है ना। तो इतनी कहानी समझ में आ गई। अब लेकिन रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये क्यों स्टेबल है, उसका यहाँ पर उसका बच्चों प्लस आई इफेक्ट आप बोल सकते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इसका जो है रीजन है, या हाइपर कंजुगेशन इसका रीजन बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों प्लस आई इफेक्ट से हम अभी देखेंगे इसको, ठीक है ना। देखो बच्चों, जो आर ग्रुप होता है, इट इज आर ग्रुप, आर मतलब एल्काइल, आर मीन्स एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, और एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, मालूम है ना आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट दैट एटम, जहाँ पर भी पॉजिटिव होगा उस एटम पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। और आपको तो मालूम ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, या ऑक्टेट या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो नोबल गैस का हो, अगर कोई एटम उसको अचीव करता है तब तो स्टेबल होता है। लेकिन अभी यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में, लेकिन कार्बन कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है आपका, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ जाए तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिवली क्या हो जाता है आपका, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये प्लस आई होता है बच्चों, क्यों होता है वो आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बस अभी इतना देखिए, जहाँ पर भी आपको एल्काइल ग्रुप मिलेगा, एल्काइल का मतलब होता है एल्केन में से आप एक H कम करिए, सारे जो आपका बचा रहेगा एल्केन, जो भी एल्केन होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे बन जाएगा वो, ठीक है। तो वो सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं सिंगल बॉन्ड से, थ्रू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते हैं, ध्यान देना, पार्शली ट्रांसफर। जैसे इलेक्ट्रॉन अभी सेंटर में हल्का सा कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी होती है तो वो स्पीसीज रिलेटिवली क्या हो जाती है बच्चों, स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर केवल 2 हैं, यहाँ पर केवल 1 है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आए हैं, ठीक है। 3 ग्रुप हैं, इस केस में केवल 2 हैं, इस केस में केवल 1 है। यहाँ का तो पॉजिटिव चार्ज कम ही नहीं होगा बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही रहेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो जाएगा रिलेटिवली। पॉजिटिव चार्ज रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, ठीक है बच्चों। तो देखना, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है अभी भी। यहाँ पर नेगेटिव स्पीसीज लाओ बच्चों, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन सबसे पहले वो पता है किससे करता है, वो इससे करेगा बच्चों। देखो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा
कि उल्टा जैसा ये अगर स्टेबल है तो इसी से रिएक्शन क्यों कर रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, इसको समझना। देखो ऐसा होता है ना, जो भी आपका क्या होता है कार्बोकैटायन, जो भी ये इंटरमीडिएट स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, वही सबसे पहले रिएक्शन करता है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी टाइम के लिए रिएक्शन में बना रहेगा। अगर रिएक्शन में बना रहेगा पॉजिटिव, तो तब तक वहाँ पर से कोई क्या कर देगा, अटैक कर देगा दूसरी स्पीसीज उस पर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अटैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना बच्चों। वापस जैसे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा होगा, वापस हाइड्रोजन ही जुड़ जाएगा उससे, तो कोई दूसरी स्पीसीज उस पर अटैक ही नहीं कर सकती है। तो आपको कहने का मतलब यह है बच्चों, इसका रिलेटिवली आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। अगर न्यूट्रल की तरफ ये जाएगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर ये होगा, फिर ये होगा। कार्बोएनाइन में बिल्कुल उल्टा होता है, यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए कार्बोएनाइन नेगेटिव लिख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन कहाँ आनी चाहिए, न्यूट्रल की तरफ आना चाहिए। कोई भी स्पीसीज अगर न्यूट्रल हो रही है तो बच्चों वही स्पीसीज सबसे स्टेबल होती है, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ये 3 डिग्री कार्बोएनाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोएनाइन है, 1 डिग्री और 0 डिग्री। अब यहाँ पर अगर कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, तो इसमें ना 0 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये स्टेबिलिटी होती है बच्चों। अब क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए। देखो बच्चों, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है उसने, तब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, आपके 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो ये क्या कर देता है, ये प्लस आई ग्रुप है, आपको तो मालूम ही है एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई ग्रुप ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ 3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है सेंटर वाले कार्बन को, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चों इसका नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो स्पीसीज अनस्टेबल होती जाती है, अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल। तो बच्चों ये स्पीसीज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी। यहाँ केवल दोनों हैं तो ये थोड़ा सा उससे कम होगी, यहाँ केवल एक ही डोनर ग्रुप है तो ये स्पीसीज और कम आपकी जो है अनस्टेबल होगी। ये सबसे कम अनस्टेबल, यानी स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी अनस्टेबिलिटी सबसे हाई है। क्यों, यहाँ पर ये तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं बच्चों, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आई बात समझ में इतनी सी, ठीक। तो इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी क्या बढ़ेगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से सबसे स्टेबल कौन होगा, ये होगा। कम से कम इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ तो नहीं रहा है। कोई भी चार्ज बढ़ना मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ना, चार्ज घटना यानी न्यूट्रल होना, इसका मतलब होता है बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ना, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी ये होगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी 3 डिग्री और 0 डिग्री की, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकैटायन वगैरह वगैरह वो अलग चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है ना, वो दैट इज वेरी स्टेबल, ठीक है। उसमें रेजोनेंस भी होता है, ठीक, वो बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसिडिटी एंड एस करेक्टर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब दूसरी ट्रिक की हम बात करते हैं। ये वाली ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बेसिकली बच्चों को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन में कौन स्टेबल ज़्यादा होता है कौन नहीं, हो तो रट के भी आ जाता है उनको, ठीक है। लेकिन बच्चों एसिडिटी और एस करेक्टर में थोड़ा सा और कंसेप्चुअल ये टॉपिक है आपका, इस पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट होकर हमने सीखना है। देखिए, तो जो एसिडिटी करेक्टर और एस करेक्टर है वो मैं जो है एल्केन और एल्कीन और एल्काइन की बात करूँगा, ठीक है। एल्केन होता है एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले CH3 CH3 एल्केन का, फिर एक लेते हैं एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए बच्चों, ये वाला जो एसिडिटी और एस करेक्टर है 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। और घुमा घुमा के इसको पूछता है, कभी वो खाली उसको थ्योरी के रूप में बना के दे देता है, या फिर कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो ये एल्केन है बच्चों। एल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में,
एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन में क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि एक कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। अब हम देखो बच्चों, अगर आपको ये ट्रिक मालूम करनी है कि इसमें एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और क्यों होगी, और एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा और क्यों होगा, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है जो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बच्चों, आपको आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आना चाहिए, नहीं आता है वो भी कोई बात नहीं, उसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, वो भी हम सीख लेंगे बच्चों। सपोज हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं 1 2 3 4। जितने भी इसके सिग्मा बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर लिख देने हैं 1 2 3 4। लिखे आपने। अब आपको बच्चों एस ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक, पी कितने होते हैं 3, डी कितने होते हैं 5। तो आपको क्या करना है कि पहले एस ऑर्बिटल लिखना है, फिर पी, पी और पी। देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया ना बच्चों। तो ये हो गया sp3। इसका मतलब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, इसके जो ऑर्बिटल यूज हुए हैं बॉन्डिंग में, वो एक s का हुआ है और 3 किसके हुए हैं, p के हुए हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना बच्चों, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। कहीं पर भी अगर पाई बॉन्ड है तो आप उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को ही आप जो है केवल काउंट करेंगे, तभी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। या लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, इसका भी अलग से ट्रिक बनाऊंगा मैं। ठीक है, अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें तो इसमें मैंने क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड ही केवल गिनना है, पाई बॉन्ड आपको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ इस कार्बन के लिए देखिए बच्चों 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। तो S और P sp2। इसका मतलब बच्चों इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp2। सेम केस यहाँ पर 2 पाई होते हैं बच्चों, ये भी पाई होता है और ये भी पाई होता है, और ये क्या होता है, सिग्मा होता है, और ये भी क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ पर केवल 2 हैं बच्चों, 2 सिग्मा है इस कार्बन के लिए। ठीक है, तो इस कार्बन के लिए सिग्मा 2 हैं, तो S और P, बस इतना सा है बच्चों। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, एल्केन का जो कार्बन होता है उसका sp3 होता है, एल्केन का जो कार्बन होता है जिसपे डबल बॉन्ड होगा हमेशा उसका sp2 ही होगा हमेशा, अगर केवल एक ही डबल बॉन्ड है। अगर एक ही ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो उसका क्या होगा, हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतना सा समझ में आई बात, ये ट्रिक याद कर लीजिए आप। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बच्चों। और ये वाले क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए आपके कॉम्पिटिशन में। ठीक है, ये गलत हो गए तो समझ लो उसके बाद तो सियोरिटी है ही नहीं, उसके बाद तो और टफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ और मालूम करनी होती है बच्चों, sp3 अगर कभी हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp2 होगा, मैं केवल यहाँ पर तीनों बता देता हूँ, है ना। तो उस टाइम पर जो शेप होता है इस पर्टिकुलर एटम का, इसके चारों ओर जो भी आपके क्या लगे होंगे, ग्रुप लगे होंगे, वो कैसे अरेंज होते हैं उसका शेप हम लिखते हैं। थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये होता है बच्चों शेप टेट्राहेड्रल होता है, ये आपका ट्राइगोनल, प्लेनर होता है, और ये आपका कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है बच्चों, लीनियर। ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। चलिए, ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एसिडिटी क्या है। एसिडिटी, ठीक है ना बच्चों, एसिडिटी ऑर्डर जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp जो है लीनियर होता है हमेशा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों एसिडिटी ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। देखो बच्चों, एसिडिटी का मतलब सिंपल सा, आपको मैक्सिमम केस में अगर एसिडिटी चेक करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है H पॉजिटिव को हटा देना है। क्योंकि एसिड का मतलब होता है जिसको हम जो है H पॉजिटिव अलग करें वाटर सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से इस कार्बन से एक H पॉजिटिव, H जो पॉजिटिव के फॉर्म में हटाना है, तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा। यहाँ ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, पॉजिटिव करेंगे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देंगे आप, है ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको एक इस वाले कार्बन का देखते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना सा समझ में आता है।
तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नीचे, CH3 हो जाएगा, CH2 नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, तीनों ने H पॉजिटिव भी डोनेट कर दिया है। ठीक है, अब इनमें से सबसे आसानी से इन तीनों में से जो H पॉजिटिव आपका डोनेट करेगा दैट विल बी मोस्ट एसिडिक इन नेचर, राइट। तो अब देखो बच्चों, इसने भी बॉन्ड तोड़ा, इसने भी बॉन्ड तोड़ा, इसने भी बॉन्ड तोड़ा, तो देखा हमने H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव। H पॉजिटिव से तो कोई मतलब नहीं निकलता है कि सभी H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, इसका मतलब इससे कोई डिस्टिंग्विश इन तीनों में नहीं हो सकता है। तो डिस्टिंग्विश करने का केवल एक ही तरीका है बच्चों, वो है कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन। ठीक है ना, कार्बो एनाइन। तो कार्बो एनाइन देखिए बच्चों, आप यहाँ पर जो कार्बो एनाइन बना है, यहाँ पर कार्बो एनाइन बना है और यहाँ पर कार्बो बना है, तीनों कार्बो एनाइन क्या बने आपके, अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखिए एस करेक्टर इसमें कितना था, इस वाले में एस करेक्टर आप ढूंढिए पहले, एस करेक्टर से एसिडिटी को डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, एस करेक्टर का जो परसेंटेज है वो बताइए, इसमें एस परसेंटेज बताइए, एस का बोल रहा हूँ मैं, केवल पी का नहीं बोल रहा हूँ, एस का परसेंटेज कितना है वो बताइए जरा बच्चों। इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो केवल एस और पी था। दोनों को ऐड करिए और दोनों का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। दोनों का परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 100%। तो यहाँ पर 2 है तो 50% एस करेक्टर होगा प्लस 50% क्या होगा बच्चों, पी करेक्टर होगा, तभी तो 100 आएगा। तो यहाँ पर जो इसका एस करेक्टर है वो कितना है बच्चों, 50% है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, याद करो, इसका आया था sp2 आया था। तो यहाँ पर बच्चों s प्लस p करके कितना परसेंट होगा, 100%। तो बच्चों 33.33 33.33 33.33% जब तीनों का होगा तभी आपका 100 हो पाएगा। तो यहाँ का जो एस करेक्टर है बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, 33.33% आप लिख सकते हैं, 33% आप लिख सकते हैं। अब यहाँ ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था, sp3, याद करिए अच्छे से, और sp3 था बच्चों, तो इसमें यानी s प्लस 3p p और p बना के कितना परसेंट बना रहे होंगे बच्चों, 100% बना रहे होंगे। तो s करेक्टर 25 होगा, तो यहाँ पर का जो s करेक्टर होगा बच्चों, s परसेंटेज वो कितनी होगी, 25%। ठीक है, तो देखिए एस करेक्टर इसका एल्केन का 25% और इसका 33%, एल्कीन का और एल्काइन का कितना होता है, 50% एस करेक्टर होता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, एस करेक्टर से क्या फर्क पड़ता है, पहले इतना समझ में आ गया, एस करेक्टर किसका कितना है ये समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन किसका कितना है ये समझ में आ गया, 2 चीजें समझ में आ गई, अभी एसिडिटी भी समझ में आ जाएंगी बच्चों। पहले ये देखते जरा, देखो बच्चों, जैसे 2s और 2p बनाता हूं, ध्यान से समझना प्लीज, ये अगर आप समझ गए बच्चों, उसके बाद आपको बहुत ही इजी हो जाएगा कि इनमें से एसिडिक कौन ज्यादा होगा। ठीक है, 2s और 2p ये एक ही ऑर्बिट के हैं, सेकंड ऑर्बिट के हैं कि नहीं है, 2s और 2p, 3s 3p 3d थर्ड ऑर्बिट के हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होगा ये 2s है, तो ये 2p होगा, एक जो है जेड में बना देता हूं मैं। ठीक है, ये कौन सा होगा, 2s होगा, और ये क्या होगा बच्चों, 2p। तो आप ये बताइए, इसमें p ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक s ऑर्बिटल है, या यहाँ इलेक्ट्रॉन p में बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन s में तो बच्चों बाहर तो नहीं जा रहे कम से कम इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए कि न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, s है या p ज्यादा है। इवन दोनों किसके हैं, दोनों सेकंड ही ऑर्बिट के हैं, सेकंड सेल का उपसेल जो आप सब सेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही है दोनों, देखिए 2s है 2p है, लेकिन 2s में जो s है बच्चों वो क्या है, न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के क्या है, नजदीक, और जो 2p होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है बच्चों, बाहर होता है। तो ध्यान देना, अगर s करेक्टर ज्यादा होता है तो ये न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, जहां पर भी जिस एटम का s करेक्टर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ रहे हैं बात मेरी, ध्यान से सुनिए, जिस एटम का s करेक्टर जितना ज्यादा होगा, समझ रहे हैं, जिस एटम का s करेक्टर जितना ज्यादा होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो वो उसकी पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की दूसरे एटम से
उस एटम, जैसे ये एटम है इसका एस करेक्टर ज़्यादा है, ये दूसरा एटम इससे अटैच्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो इसके द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एस करेक्टर क्या है, तो ये शेयरिंग अगर किया है तो इसके इलेक्ट्रॉन तुरंत खींच देगा वो, समझ रहे ना, क्योंकि इसका एस करेक्टर क्या है बच्चों, ज़्यादा है। एस करेक्टर ज़्यादा होने से क्या मतलब है कि वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, न्यूक्लियस के नज़दीक है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ठीक है। तो आप ये बताइए बच्चों, यहाँ पर H था, यहाँ पर एल्काइन में, यहाँ पर एस करेक्टर इस कार्बन का कितना है, 50%, कितना है बच्चों, 50%। तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसकी इस आइटम की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका एस करेक्टर क्या है, 50%। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होगी तो तुरंत ही H पॉजिटिव को ये बाहर भेज देगा और नेगेटिव जनरेट करेगा अपने ऊपर, ठीक है। इसका एस करेक्टर केवल 33% है, उतनी आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा बच्चों। इसका तो 25% है, ये आसानी से H के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, खींच तो लेगा लेकिन बहुत आसानी से नहीं खींच पाएगा, बहुत देर में खींचेगा, तब जाके जो है कहीं कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। एक रीजन तो ये है कि एस करेक्टर जिस एटम का ज़्यादा होगा वो एटम दूसरे प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या खींचता है, बहुत जल्दी खींचता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, एल्काइन होगा, देन आपका एल्कीन होगी, देन सबसे वीक एसिड क्या होता है बच्चों, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। अब इसके अलावा एक और तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। देखो बच्चों, सपोज आपको ये मालूम नहीं है कि एस करेक्टर वगैरह वगैरह खींचेगा कौन, क्या करेगा, इतना मालूम नहीं है आपको। क्या मालूम है आपको, इतना मालूम है एक और चीज कि एस करेक्टर जिस पे ज्यादा होगा, ध्यान देना, एस करेक्टर जिस पे ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहते हैं, बस ये ध्यान देना बच्चों। एस करेक्टर जिस एटम का जितना ज्यादा होगा, एस परसेंट जिस एटम का जितना ज्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल रहता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के नज़दीक अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस को आसानी से अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, बहुत दूर नेगेटिव चार्ज तो खींच ही नहीं पाएगा वो, समझ रहे हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज आसानी से अटैक भी कर सकता है, तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो जिस एटम का एस करेक्टर ज़्यादा होगा, आप हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट कर लीजिए एस करेक्टर, ठीक। एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपको अगर आप इलेक्ट्रॉन खींचने की तरफ से नहीं देख रहे हैं, आप खाली ये देख देते हैं कि तीनों ने H पॉजिटिव को डोनेट कर लिया है, अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा कार्बो एनाइन सबसे स्टेबल होगा। तो एस करेक्टर दोबारा से देखिए, इसका एस करेक्टर कितना था, 50% था, इसका कितना था, 33% था, इसका कितना था बच्चों, 25%। तो जिसका एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया वही क्या होगा बच्चों, H पॉजिटिव को आसानी से डोनेट कर रहा होगा, क्योंकि जब ये H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो ये सबसे स्टेबल रह रहा है ना, तो ये H पर वापस अटैक नहीं करेगा तो ये स्टेबल होगा। तब तक आप, जब तक ये स्टेबल रह रहा होगा तब तक आपका H पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूम रहा होगा, यानी वो उतना ज़्यादा प्रोटॉन क्या कर रहा होगा, उतनी देर तक डोनेट कर रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक एल्काइन, देन एल्कीन, देन एल्केन। गॉट इट, समझ में आई बच्चों बात। तो एस करेक्टर मैंने आपको बता दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एटम को पकड़िए, सिग्मा बॉन्ड गिनिए, जितने भी, जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, sp3 आ गया, तो S प्लस P प्लस P प्लस P इक्वल टू 100% करना है। अगर आपका परसेंटेज क्या आ गया बताइए, आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया सपोज, तो आपने यहाँ पर एस करेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, S प्लस P प्लस P प्लस P प्लस D इक्वल टू कितना परसेंट बच्चों, 100%, ठीक है। अब जो है आप जो है 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, देन आपका कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब यहाँ पर एस करेक्टर आपका कितना है बच्चों, केवल 20% है, ठीक है ना इस केस में। तो ये कहानी है बच्चों एस करेक्टर की, एसिडिटी की, कार्बोकैटायन की, कार्बो एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनाइन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए बच्चों। बाकी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जो अगर आप अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पड़े होंगे वगैरह वगैरह, एक बार इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
इससे रिलेटेड मैंने पहले आपसे कहा कि 3 डिग्री जो है कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है और उसमें उसी पर अटैक सबसे पहले होता है। ये क्यों होता है इसका भी रीज़न है बच्चों, ठीक है। इसकी वीडियो पे मैं आपको आगे बनाऊंगा इसकी वीडियो, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स लेके आऊँगा मैं। फिलहाल आप जो है एस करेक्टर वाले, एसिडिटी वाले, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी वाले 4 क्वेश्चन की प्रिपरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगले दिन हम जो है बेंजाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।